अब मैं तुम्हें वैदिक और बाद वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था एक कहानी के रूप में समझाता हूँ, ताकि यह बात बहुत आसान और यादगार बन जाए। कहानी, चार हाथों वाला समाज। बहुत पुरानी बात है, जब लोग जंगलों और नदियों के किनारे बसते थे। वे गाय पालते थे, खेत जोतते थे और देवताओं की पूजा करते थे। उस समय सब लोग मिलजुल कर रहते थे, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब बराबर थे। सबका काम आपस में बांटा गया था। कोई खेती करता, कोई लड़ाई लड़ता, कोई मंत्र पढ़ता और कोई सबका साथ देता। पर किसी को यह नहीं कहा जाता था कि तुम नीच हो या ऊंच। पहला मोड़, पुरुष सूक्त की कहानी। एक दिन ऋषियों ने पुरुष सूक्त नाम का एक भजन बनाया। उन्होंने कहा, हमारा समाज एक विराट पुरुष की तरह है। उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र बने। इसका मतलब था कि समाज के सभी लोग एक ही शरीर के हिस्से हैं, सब जरूरी हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस विचार को अलग ढंग से समझना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा, अगर ब्राह्मण सिर हैं, तो वे सबसे ऊपर हैं। बस यहीं से ऊंच नीच की सोच ने जन्म लिया। दूसरा मोड़, जब समाज बढ़ा और काम बंटने लगा। समय बीता, गांव बढ़ने लगे, राजा बनने लगे, युद्ध होने लगे और खेती फैल गई। अब सबके काम तय हो गए। ब्राह्मण पढ़ने लिखने और पूजा करने लगे, क्षत्रिय शासन करने लगे, वैश्य व्यापार और खेती करने लगे और शूद्रों को सबकी सेवा में लगा दिया गया। पहले यह कर्म पर आधारित था, यानी जो चाहे, जो काम कर सकता है वही करे। पर अब यह जन्म पर आधारित हो गया। तुम ब्राह्मण के बेटे हो तो ब्राह्मण ही रहोगे। तीसरा मोड़, शक्ति और सम्मान का बंटवारा। ब्राह्मणों ने कहा, ज्ञान हमारा अधिकार है। क्षत्रियों ने कहा, राज करना हमारा काम है। वैश्यों ने कहा, हम व्यापार करेंगे। और शूद्रों से कहा गया, तुम सेवा करो। धीरे धीरे समाज की सीढ़ियां बन गईं। ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। शूद्रों को अब मंदिरों और वेदों से दूर रखा गया। उन्हें पढ़ने और पूजा करने का अधिकार नहीं रहा। चौथा मोड़, स्त्रियों की स्थिति। वैदिक काल में स्त्रियां स्वतंत्र थीं। वो ऋषिकाएं बनती, मंत्र रचती, शिक्षा लेती। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी नारियां थीं। पर जब समाज कठोर हुआ तो उनके अधिकार घटने लगे। अब उनसे कहा गया, तुम्हारा धर्म घर संभालना है। बाल विवाह, पर्दा और विधवा परंपरा जैसी चीजें बढ़ने लगी। पांचवा मोड़, जाति व्यवस्था की जड़ें। समय और बीतता गया। वर्ण धीरे धीरे जाति में बदल गए। अब समाज में सैकड़ों छोटी बड़ी जातियां बन गईं। हर किसी का काम, खान पान और विवाह तय हो गया। लोग जन्म से ही बंध गए। जो व्यवस्था समाज को संगठित रखने के लिए बनी थी, वही धीरे धीरे असमानता की दीवार बन गई। अंत सीख। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था एक सहयोग की कहानी थी। हर कोई अपने काम से समाज को संभालता था। लेकिन बाद में यह श्रेष्ठता और हीनता की दीवार बन गई। इसलिए इतिहास हमें यही सिखाता है, अगर समाज में काम बांटे जाए तो सबके सम्मान के साथ बांटे जाए, वरना वही व्यवस्था जो कभी न्याय के लिए बनी थी, अन्याय का कारण बन जाती है। वैदिक और उत्तर वैदिक, बाद वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था व सामाजिक स्तरीकरण। यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, बीए, एमए, एसएससी हेतु विस्तृत अध्ययन नोट्स। 1. प्रस्तावना। भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता वर्ण व्यवस्था रही है। वैदिक काल में समाज प्रारंभिक रूप से समानतावादी था, परंतु समय के साथ इसमें सामाजिक विभाजन और स्तरीकरण बढ़ने लगा। यह विभाजन मुख्यतः कर्म, गुण और बाद में जन्म पर आधारित हो गया। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा था। 2. वैदिक काल का समाज 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व
का समाज की प्रकृति। प्रारंभिक वैदिक समाज जन आधारित और सामूहिक था। उस समय समाज को जन, विष और राजन्य के रूप में विभाजित किया गया था। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप तब तक कठोर नहीं था। ख समानता और गतिशीलता। इस काल में वर्णों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं था। एक व्यक्ति अपने गुण, कर्म और क्षमता के अनुसार कार्य बदल सकता था। ऋग्वेद में किसी को केवल जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं कहा गया है। ग स्त्री की स्थिति। वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षित थी। उन्हें उपासना, विवाह का चयन, स्वयंवर और दार्शनिक चर्चा का अधिकार था। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला जैसी ऋषिकाएं इसका प्रमाण हैं। घ प्रारंभिक वर्ण अवधारणा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण पुरुष, सृष्टि पुरुष के अंगों से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण मुख से ज्ञान और यज्ञ के लिए, क्षत्रिय भुजाओं से शक्ति और शासन के लिए, वैश्य जंघाओं से व्यापार और कृषि के लिए, शूद्र पैरों से सेवा कार्य के लिए। परंतु यह सूक्त वैदिक काल के उत्तर भाग में जोड़ा गया माना जाता है, क्योंकि आरंभिक वैदिक काल में ऐसा विभाजन स्पष्ट नहीं था। 3. उत्तर वैदिक काल का समाज 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असमानता का विस्तार हुआ। कृषि और निजी संपत्ति के विकास ने समाज में वर्ग विभाजन को मजबूत किया। का वर्ण व्यवस्था का स्थायीकरण। इस काल तक चारों वर्ण स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गए। जन्माधारित प्रणाली ने कर्माधारित व्यवस्था की जगह ले ली। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक और बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करने लगा। क्षत्रिय शासन और युद्धक वर्ग के रूप में संगठित हुए। वैश्य व्यापारी, कृषक और पशुपालक बने। शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की सेवा में रखा गया और उन्हें यज्ञ, अध्ययन और संपत्ति रखने से वंचित किया गया। ख सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समाज 4 वर्णों के अतिरिक्त कई जातियों, जति में विभाजित हुआ। वर्ण व्यवस्था के भीतर अंतर्विवाह और अंतःभोजन प्रतिबंधित हो गए। ग्राम, जनपद और राज्य की संस्थाएं विकसित होने से सामाजिक श्रेणियां स्थायी रूप से स्थापित हुईं। ग स्त्री की स्थिति में गिरावट। इस काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। उन्हें वेद अध्ययन, यज्ञ और उत्तराधिकार से वंचित किया गया। विवाह एक धार्मिक कर्तव्य माना गया, न कि स्वतंत्र संस्था। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का आरंभ इसी काल में हुआ। घ शूद्रों की स्थिति। समाज के निचले स्तर पर स्थित शूद्रों को असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखा गया। उनका कार्य केवल सेवा और श्रम तक सीमित कर दिया गया। 4. आर्थिक आधार और वर्ण व्यवस्था। कृषि उत्पादन में वृद्धि और भूमि स्वामित्व ने वर्ग विभाजन को स्थायी बनाया। ब्राह्मण धार्मिक अधिकार से, क्षत्रिय सैन्य शक्ति से और वैश्य आर्थिक संसाधनों से प्रभुत्व बनाए हुए थे। शूद्रों को उत्पादन प्रणाली का आधार बनाकर रखा गया, परंतु अधिकार नहीं दिए गए। 5. धार्मिक औचित्य और वर्ण धर्म। धर्मसूत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था को दैवी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य, स्वधर्म निर्धारित किए गए। ब्राह्मणों को ज्ञान और पूजा का, क्षत्रियों को शासन और रक्षा का, वैश्यों को व्यापार और कृषि का तथा शूद्रों को सेवा का दायित्व सौंपा गया। 6. समाज में गतिशीलता की सीमाएं। प्रारंभ में कुछ गतिशीलता थी, किंतु उत्तर वैदिक काल तक यह लगभग समाप्त हो गई। सामाजिक ऊंच-नीच स्थायी बन गई। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई,
जो आगे चलकर भारतीय समाज की जटिल विशेषता बनी। 7. निष्कर्ष। वैदिक काल का समाज समानता और कर्म आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्माधारित असमानता बढ़ी। वर्ण व्यवस्था ने समाज को संगठित तो किया, परंतु यह संगठन असमानता और शोषण पर आधारित था। आगे चलकर यही व्यवस्था भारतीय समाज की जातिगत जटिलता और सामाजिक रूढ़िवादिता का कारण बनी। 8. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, समरी नोट्स। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख करता है। प्रारंभिक वैदिक समाज समानतावादी और गतिशील था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म आधारित और स्थायी हो गए। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों का वर्चस्व बढ़ा। स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति में ह्रास हुआ। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का विकास हुआ। आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक स्तरीकरण को स्थायी बनाया। Please like, subscribe and comment.